हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो सब लोग। यूजीसी नेट पेपर वन की तैयारी कैसी चल रही है। अगर कंफ्यूजन है, अगर कोई ना कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं SWMG एप्लीकेशन पे, जिसमें हम लाइव सेशन, लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड सेशन भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं। और कोई भी बैरियर नहीं है लैंग्वेज का, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हम तैयारी करते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और हर कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो आइए और SWMG पे मिलकर तैयारी करते हैं, चित्त को शांत रखते हुए। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। चलो, ये है क्वेश्चन हाइपोथेसिस टेस्टिंग विच रिजल्ट्स इनटू आइदर अफर्मेशन और डिसअफर्मेशन इज द एक्सप्लिसिट कंसर्न इन विच मेथड ऑफ रिसर्च। परिकल्पना परीक्षण जिसके परिणाम स्वरूप या तो पुष्टि या अस्वीकरण होता है, अनुसंधान के किस तरीके से स्पष्ट चिंता है या किस में होता है, ये बात बोली है। क्या? परिकल्पना परीक्षण और इसकी पुष्टि की, यानी कि हाइपोथेसिस बेसिकली कहाँ पे एक तरह से बनती है, फिर उसकी टेस्टिंग होती है, कहाँ पे होती है, इन रिसर्च में से आपसे पूछा गया है। ठीक है, जिसमें कई तरह की रिसर्च दी गई है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च या डिस्क्रिप्टिव मेथड जिसको वर्णनात्मक विधि कहा गया है, एक्सपेरिमेंटल मेथड जिसे प्रयोगात्मक विधि, एक्स पोस्ट फैक्टो यानी कार्योत्तर या पूर्व पोस्ट फैक्टो विधि, हिस्टोरिकल मेथड और एक्सजेटिकल मेथड या बहिर्मुखी विधि। आपको इसमें से ये पूछा गया है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग किस में रिजल्ट है, यानी कि हाइपोथेसिस बनती है फिर उसका रिजल्ट या उसका टेस्टिंग किया जाता है, किस में है ये। तो ध्यान रखना, ये एक जो घटना है, जो ऊपर बात लिखी गई है क्वेश्चन की, यहाँ से एक चीज को कीवर्ड को पकड़ना है कि ये बात की गई है क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए। किसके लिए? मात्रात्मक शोध के लिए ये बात की गई है, क्योंकि हाइपोथेसिस बनेगी वहाँ पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग होगी। तो ये मात्रात्मक शोध के लिए की गई है, क्वांटिटेटिव के लिए की गई है। तो इसमें यहाँ पे मेनली क्वांटिटेटिव रिसर्च कौन सी है ये देख लिए, जो एक्सपेरिमेंटल और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है। ठीक है, पूर्व पोस्ट और प्रायोगिक विधि है, ये दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों हमारी क्वांटिटेटिव या मात्रात्मक शोध है। तो यही बात यहाँ से आंसर चला जाएगा, बी और सी इज द राइट आंसर। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ फ्रेंड्स, होमवर्क आप अपनी मर्जी से करते हो क्योंकि बहुत समझदार हो आप, तो अपने हिसाब से करना कि आप बताना जो एक्सजेटिकल मेथड होता है ये क्या होता है। ये नया शब्द आपने सुना हो शायद, एक्सजेटिकल मेथड क्या है, ये आप सर्च करिए और बताइए कमेंट बॉक्स में ये क्या चीज़ है। थोड़ा सा प्रयास कर लीजिए प्लीज़। ठीक है, आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि ऐसे नए शब्द मिले तो एक नोटबुक लगा के रखा करो और नोटबुक में नोट किया करो कि ये चीज़ हमने आज थोड़ी नई सीखी है और इससे हमारा इम्प्रूवमेंट होगा। इस बात को आप ध्यान रखें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ठीक है, प्लीज़ ध्यान रखें। चलो, बहुत बढ़िया, इसका आंसर क्या आ गया? बी और सी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच टाइप ऑफ रिसर्च इनकरेजेस द पार्टिसिपेंट्स पर्सपेक्टिव। किस प्रकार का शोध प्रतिभागी के दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है। आपको ये बात बतानी है कि यहाँ पे एक तरह से जो पार्टिसिपेंट्स का पर्सपेक्टिव है, प्रतिभागी का दृष्टिकोण है, कौन सी रिसर्च में इनकरेज है या किस रिसर्च में सबसे ज़्यादा उसको अहमियत दी जाती है पार्टिसिपेंट्स पर्सपेक्टिव की। तो इसमें हम एक चीज़ पढ़ते हैं, आपने कई बार इसको सुना होगा, इथिनोग्राफिक रिसर्च जो होती है या इथिनोग्राफिक जो मेथड होता है, जो नरवंश विज्ञान होता है, जिसमें हमने बात की है फ्रेंड्स कि ये कोई रिसर्चर है, कोई शोध करता है और ये इन कुछ लोगों के बीच आके इनका कल्चर जानने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इनको अच्छे से सुनता है, इनसे कम्युनिकेट करता है, इनको ऑब्जर्व करता है। तो इस तरह का पार्टिसिपेंट का पर्सपेक्टिव यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर जाएगा इथिनोग्राफिक मेथड या नरवंश विज्ञान विधि। और आपको फिर मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, आपको मुझे ये बताना है फ्रेंड्स, या फिर अपने आप से खुद को पूछना है कि हिस्टोरिकल रिसर्च जो होती है, ऐतिहासिक जो शोध होती है, वो क्वालिटेटिव होती है या क्वांटिटेटिव, गुणात्मक होती है या मात्रात्मक होती है, ये आप मुझे बताना। हाँ, इथिनोग्राफिक रिसर्च है वो क्वालिटेटिव है, गुणात्मक है, इस बात का मैं बता देता हूँ, ये गुणात्मक शोध है, क्वालिटेटिव रिसर्च है। ठीक है, आपको इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ के पढ़ाई करनी है। चलो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। और अभी जो पेपर का पैटर्न ये बन रहा है फ्रेंड्स कि ज़्यादातर क्वेश्चंस असर्शन रीजनिंग के या स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको थोड़ा संभल के करना होता है। तो दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेट एंड स्टाइल्स ऑफ राइटिंग एंड रेफरेंसिंग इन ए थीसिस एंड ए रिसर्च आर्टिकल। यह कह रहा है एक थीसिस और एक शोध लेख में लेखन और संदर्भ के प्रारूप और शैलियों के बीच कोई अंतर नहीं है। क्या आप इस बात से सहमत है क्या कि फॉर्मेट और स्टाइल के अंदर कोई भी अंतर नहीं है? क्यों नहीं है?
अब अगर मैं रेफरेंस की बात करूं तो अलग अलग स्टाइल में लिखा जाता है, MLA स्टाइल है, APA स्टाइल है, शिकागो है, वैंक्यूवर है, तरह तरह के स्टाइल में लिखा जाता है। तो इसके लिए तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हाँ, डिफरेंस होता है फॉर्मेट एंड स्टाइल में। ये कह रहे हैं नो डिफरेंस, तो इस स्टेटमेंट को हम गलत कर देंगे, डिफरेंस होता है भाई, ठीक है, इसको आप काट दिए, ठीक है, काट दो। दूसरा कह रहा है रिसर्च एथिक्स एंड इट्स ऑब्जर्वेशन इज मैंडेटरी फॉर ऑल रिसर्चर। ये कह रहे हैं अनुसंधान नैतिकता और उसका पालन सभी शोधों के लिए अनिवार्य है, सभी शोधों के लिए। जितनी भी रिसर्च होती है उसमें रिसर्च एथिक्स का बना रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है होल प्रोसेस में एथिकल वैल्यू होगी तभी आपकी रिजल्ट्स, आपके परिणाम अच्छे आएंगे। क्योंकि आप शोध कर रहे हो तो एक तरह से सोसाइटी के लिए काम है, तो यहाँ पे हर एक स्टेज पे एथिकल वैल्यू बनी होनी चाहिए। जैसे आप डाटा कलेक्शन करो, डाटा एनालिसिस करो, रिपोर्टिंग करो, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करो, ये होल प्रोसेस में, पूरी प्रोसेस में किसी को हार्म नहीं करना, ये सारी चीज़ें आपके पूरे प्रोसेस में चलनी चाहिए। तो रिसर्च एथिक्स है वो मैंडेटरी है, ये इसके लिए बिल्कुल सही शब्द है। ये रिसर्च एथिक्स की बात हो रही है, सभी शोधों में अनिवार्य है, ये बहुत अनिवार्य है, ये हेल्पिंग नहीं है, ये मैंडेटरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो ये स्टेटमेंट स्टिल बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट फर्स्ट है वो रॉन्ग है, स्टेटमेंट 2 है वो सही है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, तो इसका फोर्थ आंसर आ गया, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया। चलो बहुत बढ़िया, तो आराम से क्वेश्चंस को करना है फ्रेंड्स, ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स होके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, पढ़िए क्वेश्चन को और कोशिश करिए इसको करने की, पढ़िए आराम से। इस तरह आप वीडियो रोक के, थोड़ा सा वीडियो रोक लीजिए और फिर वीडियो रोक के आप समझने की कोशिश करिए कि क्या कहना चाह रहा था ये क्वेश्चन, आपसे किस तरह से अटेम्प्ट होता है, क्यों ऐसे अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे आप, आराम से सोचिए। चलो, डाटा एनालिसिस इन रिसर्च बीइंग ए टेक्निकल जॉब, रिसर्च एथिक्स डजंट मैटर, उसका उल्टा ही कर दिया ना। अनुसंधान में डेटा विश्लेषण एक तकनीकी कार्य है, हमें पता है कि जब डेटा एनालिसिस करते हैं एक टेक्निकल जॉब है, ठीक है। अनुसंधान नैतिकता कोई मायने नहीं रखती है, यहाँ गलत कह गया। आपको पता है रिसर्च एथिक्स तो बहुत मैटर रखती है, मैंने कहा था ना कि प्रोसेस, होल प्रोसेस में, चाहे डाटा कलेक्शन हो, डाटा एनालिसिस हो, हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो, रिपोर्टिंग हो, हर जगह रिसर्च में एथिकल वैल्यूज या रिसर्च एथिक्स होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जबकि ये कह रहा है कि डाटा एनालिसिस इन रिसर्च बीइंग इट्स टेक्निकल जॉब, ठीक है ये बात, लेकिन आगे क्या कह रहे हैं, रिसर्च एथिक्स डजंट मैटर, क्यों नहीं करता, बहुत मैटर करता है। रिसर्च एथिक्स तो होना चाहिए, रिसर्च में, शोध में नैतिकता, अनुसंधान नैतिकता होनी चाहिए, वो तो बहुत मायने रखता है। अभी जस्ट पहले किया ना, ये तो मैंडेटरी है, तो इसलिए ये कथन गलत हो गया, ये बिल्कुल गलत क्वेश्चन हो गया, ठीक है, सॉरी स्टेटमेंट हो गया। आगे कह रहा है ICT इज हेल्पफुल ऑलमोस्ट एट ऑल स्टेज ऑफ रिसर्च। ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT, ठीक है, ICT इज हेल्पफुल ऑलमोस्ट ऑल स्टेज ऑफ रिसर्च। ICT अनुसंधान के लगभग सभी चरणों में सहायक है, ये बिल्कुल सही बात है, सभी चरणों में हेल्पफुल है, ये है ना, सहायक है। इसने मैंडेटरी शब्द यूज नहीं करा, अगर यहाँ पे मैंडेटरी शब्द यूज हो जाता, यानी कि ICT मैंडेटरी है हर के लिए, यानी कि इसके बिना काम ही नहीं चलेगा। जैसे रिसर्च एथिक्स तो मैंडेटरी है, वैसे ICT मैंडेटरी नहीं है, हेल्पफुल है। अगर आप यूज करते हो तो अच्छी बात है, हाँ आपका टाइम बचाएगी, ये अच्छी बात है। लेकिन ये कतई नहीं है कि अगर ICT का यूज नहीं होगा तो रिसर्च नहीं होगी, पहले भी होती थी, ठीक है। तो यहाँ ICT इज हेल्पफुल, हाँ हेल्पफुल है ऑलमोस्ट एट ऑल स्टेज ऑफ रिसर्च। ICT अनुसंधान के लगभग सभी चरणों में सहायक है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो गया और सेकंड स्टेटमेंट है वो ट्रू हो गया, तो इसका फोर्थ आंसर आ गया, ठीक है। दैट स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ठीक है, समझ में आ गया। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपोथेसिस से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हाइपोथेसिस से लिया हुआ है और असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो चलो इसको पकड़ते हैं, ठीक है। व्हेन नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, व्हेन नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, रिसर्चर हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। आपको पता है नल हाइपोथेसिस कहती है देयर इज नो डिफरेंस, किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं है, और किसी भी रिसर्चर का काम होता है नल हाइपोथेसिस को डिसप्रूव करना। और जैसे ही नल हाइपोथेसिस क्या होती है, रिजेक्ट होती है, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वो एक्सेप्ट हो जाती है। ये बिल्कुल भी बात है, क्योंकि एक रिसर्चर को नल हाइपोथेसिस को डिसप्रूव करना होता है जो कहती है देयर इज नो डिफरेंस। तो असर्शन तो बिल्कुल ठीक है कि व्हेन नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, रिसर्चर्स हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, ये बिल्कुल ठीक है,
इसका रीजन देखते हैं। रीजन को हमेशा बिकॉज लगा के पढ़ा करो कि इसका सही है क्या, क्योंकि नल हाइपोथेसिस इज ए चांस हाइपोथेसिस एंड एज सच H1 being true, the researcher's hypothesis lie in the domain of acceptability। बिल्कुल राइट रीजन दिया है भाई। ये कह रहा है शून्य परिकल्पना, क्योंकि शून्य परिकल्पना एक मौका या चांस परिकल्पना है, क्योंकि हाइपोथेसिस एक जो नल हाइपोथेसिस है वो एक ऐसा माना जाता है कि ये आया भी है तो ये बाई चांस आया है, इसको चांस हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है नल हाइपोथेसिस को। और जैसे ही जो नल हाइपोथेसिस तो चांस हाइपोथेसिस होगी, लेकिन जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो आपको वास्तव में एक्सेप्टेबिलिटी को, यानी कि जैसे ही नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुई अल्टरनेटिव एक्सेप्ट हो गई, ये वाला कंसेप्ट लगेगा या ए लगेगा। इसीलिए ए है वो बिल्कुल ट्रू है और आर है वो प्रॉपर एकदम सही रीजन दिया है कि एच नॉट जो है या नल हाइपोथेसिस है वो एक चांस हाइपोथेसिस है, और रिसर्चर जो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करता है, ठीक है, H1, वो एक एक्सेप्टेबिलिटी को शो करता है कि वो स्वीकार होगी, क्योंकि नल हाइपोथेसिस है वो एक चांस हाइपोथेसिस है, वो रिजेक्ट हो जाती है तो नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 एक्सेप्ट होती है। तो बिल्कुल सही है, इसका असर्शन भी ठीक है और आर भी ठीक है, और आर सही एक्सप्लेन कर रहा है या आर सही कारण है किसका, ए को एक्सप्लेन करने में। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इस बात को कोई दो राय नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द मेन फीचर्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से गुणात्मक शोध की मुख्य विशेषताओं की पहचान करिए। गुणात्मक शोध की क्या क्या मुख्य विशेषताएं होती है, आपको पता है क्वालिटेटिव गुणात्मक और क्वांटिटेटिव मात्रात्मक शोध को अच्छे से हमने कई बार किया है। अगर आपके पास समय है तो अपना जो यूट्यूब चैनल है उस पर देख लो, ठीक है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च में डिफरेंस, ठीक है। चलो, आइडेंटिफाई द मेन फीचर्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। गुणात्मक, इट इज कंसर्न्ड विद अंडरस्टैंडिंग द फिनोमिना फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स पर्सपेक्टिव। यह प्रतिभागी के दृष्टिकोण से घटना को समझने से संबंधित है। बिल्कुल, क्योंकि इथनोग्राफिक हमने पढ़ी थी और मैंने बताया भी था वहाँ पे कि ये क्वालिटेटिव रिसर्च है, पार्टिसिपेंट्स का बहुत रोल है, उसी को ऑब्जर्व या ऑब्जर्वेशन किया जाता है, तो ये क्वालिटेटिव की बात है। ये बिल्कुल ठीक है, ये ए तो आएगा ही आएगा। और कौन सा है, इट एज्यूम दैट देयर आर सोशल फैक्ट विद ए सिंगल ऑब्जेक्टिव रियलिटी। यह मान्यता है कि एक ही उद्देश्य वास्तविकता के साथ सामाजिक तथ्य है। ये ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती है क्वालिटेटिव में, ऑब्जेक्टिविटी क्वांटिटेटिव में होती है, मात्रात्मक में होती है, जनरलाइजेशन की वो बात करता है। तो ये जो बी का गुण है ये क्वांटिटेटिव का है, मात्रात्मक का है, क्वालिटेटिव गुणात्मक का नहीं है। तो इस बात को हम काट देते हैं, ठीक है। आगे है, रिसर्चर बिकम इमर्स्ड इन द सिचुएशन प्रेजेंट और पास्ट। शोधकर्ता वर्तमान और अतीत की स्थिति में डूब जाता है। बिल्कुल, शोधकर्ता क्या करता है, जैसे हमने इथनोग्राफी की, वो बिल्कुल उसमें जाके सुनता है ना, क्या हुआ है, पूरा का पूरा डूबता है, इन चीज़ों को देखता है कि क्या, पूरा ऑब्जर्व करता है। ये क्वालिटी वाली बात है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, ये ए और सी तो हो गए। डी कह रहा है, रिसर्चर इज डी अटैच फ्रॉम द स्टडी टू अवॉइड बायसनेस। पूर्वाग्रह से बचने के लिए शोधकर्ता को अध्ययन से अलग कर दिया जाता है। ऐसा कुछ भी इसमें नहीं होता है कि शोधकर्ता को अलग कर दिया जाता है, ये बिल्कुल भी नहीं है। ये जो हम कंसेप्ट पढ़ते हैं, अगर हम बात करें ब्लाइंड रिसर्च वगैरह में ये कंसेप्ट पढ़ते हैं, तो यहाँ नहीं है। आगे ई कह रहे हैं, देयर इज ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन बोथ द मेथड एंड रिसर्च प्रोसेस। दोनों विधियों और अनुसंधान प्रक्रिया में लचीलापन है। ये कहने का दोनों चीज़ों में लचीलापन है, मेथड्स और रिसर्च प्रोसेस। ये कहना चाह रहा है कि विधियों और अनुसंधान प्रक्रिया दोनों में फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन है। बिल्कुल लचीलापन है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है। क्वालिटेटिव अनस्ट्रक्चर्ड है, असंरचित है, और उसकी प्रॉपर रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, तो फ्लेक्सिबिलिटी है। ये तो हम बात करते हैं, तो ई भी आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन आ गया, ए आ गया, ठीक है, और सी आ गया और ई आ गया। ए, सी और ई इज़ द राइट आंसर। एक तो ये ए आ गया और एक ये फ्रेंड सी आ गया, ठीक है, और ई आ गया। ए, सी, ई इज़ द राइट आंसर। तो देखिए ये रहा, ए, सी और ई इज़ द राइट आंसर। ये बात समझ में आया, ए, सी और ई इज़ द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शांति से हर चीज़ को समझ के करोगे तो फ्रेंड्स हो जाएगा। चित्त तो शांत रखना ही पड़ेगा। और मैं फिर एक बार इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स, ये ज़रूरी है, क्योंकि SWMG पे हमने इसी एग्ज़ाम के लिए जो अभी होगा, ठीक है, जब होगा उसके लिए हमने क्रैश कोर्स लॉन्च कर रखा है। तो वो लाइव होता है, और जो लाइव नहीं देख पाता है वो रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकता है। अगर विलिंग है तो हमारी ऐप पे जाके SWMG पे इनरोल कर सकता है।
लेकिन मैं एक टेस्ट सीरीज़ भी है, पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस भी है, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट पक्का करूँगा फ्रेंड्स कि कोई जिसको क्वांटिटी चाहिए, मात्राएँ चाहिए कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो इस ऐप को ज्वाइन ना करें। जिसको सिर्फ क्वालिटी चाहिए, जिसका चित्त रिलैक्स है, मन शांत है, वो इस ऐप को प्लीज़ ज्वाइन कर ले, वरना ना करें। ठीक है? प्लीज़। हाँ, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है क्रिएटिंग पर्पस स्टेटमेंट्स, रिसर्च क्वेश्चन and hypotheses that are narrow and measurable would mark the characteristics feature of which research type। उद्देश्य कथन, शोध प्रश्न और परिकल्पना जो संकीर्ण और मापने योग्य है, किस शोध प्रकार की विशिष्ट विशेषताओं को चिन्हित करेगा? आप बताइए भाई, ये किसकी बात है कि मापने योग्य है, मेजरेबल है, यानी कि डाटा आपके पास नंबर्स में है, और ये बात सीधा का सीधा क्वांटिटेटिव की, मात्रात्मक की कर रहा है। तो आप बता दीजिए मात्रात्मक रिसर्च कौन सी है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, वो मात्रात्मक शोध है। अरे ये तो आपने पढ़ाई है, पर रिसर्च प्रायोगिक नैरेटिव में स्टोरी टेलिंग हो गया, इथिनोग्राफी अभी पढ़ा था, निर्जातीय वाला, कल्चर की बात, ग्राउंड थ्योरी सेचुरेशन होता है कि बेस को लेके हम डाटा कलेक्शन वगैरह करके थ्योरी में सेचुरेशन करता है, तो ये सब क्वालिटी की बात करता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्वांटिटी की बात करते हैं, मात्रात्मक में जिसमें वेरिएबल्स के बीच रिलेशन वगैरह बनाया जाता है। ये तो सारी बातें होती हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, और सारी बातों के साथ, इन क्वेश्चंस के साथ साथ एक चीज़ तो बहुत ही ज़रूरी है जो आपको याद रखनी है, वो ये, अपने चित्त को हमेशा रिलैक्स रखना है, मन को हमेशा शांत रखना है। ठीक है, जब तक ये कंसेप्ट, ये बात दिमाग में नहीं होगी, तब तक अगर सिलेक्शन हो भी जाएगा तो उसका आनंद नहीं है। सही बता रहा हूँ आपको, हर चीज़ जो है तो शांति से आप उसको करने की कोशिश करोगे, तभी बेहतर होगा, और बेहतर परिणाम भी तभी आएगा जब चित्त शांत है। अभी कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि जैसे एग्ज़ाम की डेट आने की बात होती है, या फिर एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी तो हमें एक डर लग रहा है, हम पे एक प्रेशर आ रहा है, तो इसमें क्या बुरी बात है? मीन्स आप ठीक हैं, क्योंकि आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह ही तो कर रहे हैं। ऐसा ही तो होता है कि एग्ज़ाम के तो प्रेशर आएगा, तो अच्छी बात है ना, ये तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का बात है, आना ही चाहिए प्रेशर। अगर बिल्कुल नहीं आ रहा तो मीन्स सेंसेस ख़राब हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत थोड़ी है, लेकिन वो प्रेशर इतना नहीं होना चाहिए कि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाए। थोड़ा बहुत प्रेशर आता है, अब मैं आपको कह दूं बिल्कुल भी ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता, आएगा। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, जब आदमी की अपने आप से एक्सपेक्टेशंस होती है तो प्रेशर भी जायज़ है, आता है, लेकिन उसको मैनेज करना हमें आना चाहिए, उसका प्रबंधन करना हमें आना चाहिए। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन हो रही है, वो भी एक हिस्सा है अपनी पढ़ाई का, लेकिन उसको मैनेज करना आपको एक आना चाहिए। हो रही है तो होने दो, लेकिन मैनेज करिए। ठीक है, और अगर तैयारी बहुत ज़्यादा नहीं है तो खुद से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं करनी चाहिए, कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना चाहिए। तो ये सारी बातें आप बहुत समझदार हैं, अगर ध्यान रखोगे तो जीवन भी अच्छा होगा, पढ़ाई भी अच्छी होगी, और सब कुछ अच्छा लगेगा। जग सूना सूना नहीं लगेगा, जग अपना अपना लगेगा, भरा भरा लगेगा। ठीक है, चलो फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट, आप खुश रहिए और इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो सब लोग? यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी कैसी चल रही है? अगर कंफ्यूजन है, अगर कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं SWMG एप्लीकेशन पे, जिसमें हम लाइव सेशन, लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड सेशन भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं, और कोई भी बैरियर नहीं है लैंग्वेज का, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हम तैयारी करते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और हर कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, तो आइए और SWMG पे मिलकर तैयारी करते हैं, चित्त को शांत रखते हुए। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।